जय हिंद, जय संविधान। मैं रतनाल सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। विजन ऑफ भारत देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार पुनः प्रणाम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं ठीक ज़िला डोडा की तहसील कास्तीगढ़ के पंचायत शामटी में हूँ। तो यहाँ एक जंगली मान के चले एक खेत है और खेतों के बीच बहुत सारे लोगों का जमावड़ा वजह वो यहाँ तक पहुँचे। यदि अभी वो गुरमुल में है तो उतनी देर तक आपके पास यहाँ पब्लिक रुकने वाली है। पब्लिक से आपने जाना ये बराबर रुकेगी पब्लिक, क्योंकि पब्लिक जो है ये बहुत तरस रही है। इनकी कुछ डिमांडें हैं, कुछ बातें हैं जो इन तक ना पहुंची है आज तक। बहुत से इलेक्शन हुए, बहुत एमएलए आए, काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ आए, लेकिन इनकी दिल की कामना जो है वो धड़क रही है कि हम प्रदीप से दो बातें करें, उनसे मिलें। क्योंकि नया नया लड़का है, नया नया जोश है, पढ़ा लिखा है, वो आएगा, ज़रा वो इनसे बात करेगा कि देखो जी क्या प्रॉब्लम है हमारी सामटी में। हमारी सामटी पंचायत जो है ये बड़ी लंबी चौड़ी पंचायत है, शंखवार से नीचे इधर चनाव वैली तक पड़ती है। तो इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ आपके माध्यम से कि ये हमारी पंचायत जो है ये बहुत गरीब है। यहाँ के लोग जो हैं अनपढ़ लोग हैं, इनको ऐसे ही ठगाया जाता है और आज तक ठगाया है इन लोगों ने। बार बार आते हैं, वोट मांग कर चले जाते हैं, या चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो, इन सब ने यहाँ धांधली मचाई है। तो लिहाजा हम सोचते हैं हम खुले दिल से यहाँ बैठ कर उन लोगों के आगे हम अपनी बात रखें। क्या वो उस बात पर उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। वोट तो देना है, वोट तो अधिकार है हर एक को देने का, वो बात नहीं है। जी, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से ऐसा नहीं है कि आज ही यहाँ पे इलेक्शन होने हैं और आज ही कोई विधायक जीत करके नहीं आना है। लंबे समय से यहाँ विधायक भी बन रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहले ये रंबन कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब ये डोडा के साथ जुड़ गई है। क्या अपेक्षाएँ, क्या प्रदीप जी आपकी अपेक्षाएँ पे खरे उतर पाएँगे? उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। उम्मीद है कि प्रदीप जी यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, पीएचडी, और ये कोई अनपढ़ नहीं है। ये जितने एमएलए हमारे आए आज तक अनपढ़ ही आए। कोई 8वीं पढ़ा, कोई 10वीं पढ़ा, उनको काम की जानकारी नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आपने सवाल किया कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी रंबन में थी। हाँ, हम रंबन में थे, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनाई है, इसको ये सराज एरिया फॉल करता था। उसमें तकरीबन 80% जो था रंबन में सराज एरिया था। वो देसा से लेकर पंठियाल तक सराज एरिया, और रंबन पंठियाल तक। लेकिन इस सराज को इन्होंने ऐसा चालाकी किया है, उसको मैं मुबारक देता हूँ। वो जिसने इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हदबंदी की है ना, वो कोई बड़ा पढ़ा लिखा है, उसको मुबारक देता हूँ। क्यों मुबारक देता हूँ कि शायद मैंने भी बीए किया है ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी दूसरी में हम पढ़ते थे कि जोग्राफिया वो इल्म है जिसका ज़मीन से हाल जाना जाता है। तो वो उसको मुबारक देता हूँ कि देखो जी, जोधपुर को भी इधर डाला है, बभूर को भी इधर डाला है, मरमत को भी इधर डाला है, खलैनी को भी इधर डाला है, शिवा को भी इधर डाला। शिवा 1.5 किलोमीटर है डोडा से, खलैनी 1-1.5 किलोमीटर होगा, उसको भी इधर डाला। उसको मैं मुबारक दूंगा। उसने कल पीएचडी की होगी ज्योग्राफी में, जो टोपोग्राफी पढ़ कर आया होगा इसकी बाउंड्री की हद करने के लिए। इसको बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई है ना, इसकी टोपोग्राफी को ख़त्म ही कर दिया है। नहीं, इसको बनाने वाले कौन लोग हैं? किन लोगों ने इसको फ्रेम किया है? मैं उनको मुबारक देता हूँ जिसने बनाई है। मैं उसको बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि देखो जी, इतनी अक्लमंदी की है कि किस तरीके से ये गाँव के इलाके जुड़ाए हैं। सिटी है ना डोडा में, बाकी सारे सजान देखो, बिछड़ा इलाका, ये टापनेल देखो, सामटी देखो, ये सारे बिछड़े गाँव के लोगों को इकट्ठा किया है। और हम लोगों पर ये आकर सवार हो रहे हैं कि नहीं जी, हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। आपसे हम एक महत्वपूर्ण और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि जैसे अभी आपसे जो बातचीत हो रही है, तो अभी हमारे को आपकी बातचीत से ये यकीन हुआ कि आप अलायंस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं न कहीं पहले आप भी भाजपा में थे। क्या कारण रहा कि आप भाजपा को छोड़ करके फिर आपने एनसी या कांग्रेस का दामन थामा? तो इस पे आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखो सर जी, मैं सीनियर लेक्चरर था हायर सेकेंडरी स्कूल टापनेल। 32 साल मैंने सर्विस की है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हमारी रिज़र्व सीट थी, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो रिज़र्व सीट थी।
यहाँ ऐसा चला कि बीजेपी वाले कैंडिडेट जो था वो किश्तवाड़ का था। मैंने सोचा देखो जी इतना उसको वोट दिया हमने, उसको जीताया। जब जीत गया, जीतने के बाद चला गया 5 साल वो इधर उसने कभी मुँह नहीं दिखाया। इलेक्शन के वक़्त आया था वोट माँगने, उसके बाद मुड़ कर नहीं आया। चलो हमने सोचा भाई ये जितनी फंड से हैं, एमएलए की फंड से, एमपी की फंड से, पंचायत की फंड से और डिपार्टमेंट जो हमारे होते हैं 30-32 डिपार्टमेंट, उनकी अलग फंड्स होती है। एजुकेशन की अलग होती है, हेल्थ की अलग होती है, पीएचई की, मतलब जितने डिपार्टमेंट 32 उनकी अलग होती है। फिर एमएलए फंड्स है, फिर डिस्ट्रिक्ट का प्लान का अपनी फंड्स होती है, फिर एमपी की फंड्स होती है। अरबा खरबा रुपया हमने सोचा ये कहाँ जाता है। हम सोचते हैं भाई ये, मैंने सोचा पर्सनली, मैंने सोचा कि मैं भी आजमाता हूँ, देखता हूँ कि हम गरीबों को ना रोड है, ना कोई बिजली है, ना का पानी की सुविधा है, ना राशन की सुविधा है। हम देखेंगे छानबीन करेंगे भाई ये वजह क्या है, कहाँ जाता है हमारा जो हक है वो कौन छीन कर ले जाता है। तो इसलिए हमने ये देखा। मैं उस वक्त वाइस प्रिंसिपल था हायर सेकेंडरी स्कूल टापनेल में। तो मैंने क्या किया, वॉलंटियर रिटायरमेंट ली। मैंने सोचा मैं भी देख लेता हूँ। लेकिन बीजेपी वालों ने मेरा साथ भी दिया। लास्ट में जब मैंने 28 को फार्म भरा, 5 तारीख को लास्ट डेट में 2:30 बजे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जी फार्म। जितेंद्र साहब आए दिल्ली से, उन्होंने मेरे फार्म पर क्रॉस लगा दिया। कारण क्या था आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने का? उसकी कुछ जानकारी आपको? उसके बारे में मुझे पता नहीं, वो ही जाने जो रिजेक्ट करने वाला था वजह क्या थी। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था ना, पढ़े लिखे को वो शायद नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं हर चीज़ जानता था, टेक्निकली भी, वो भी, ये भी सब। वो लगे सोचने शायद ये इधर आ जाएगा तो ये हमको दाव नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो पढ़े लिखों को कम स्थान देती है, अनपढ़ों को ज़्यादा देती है, आपका कहना? कुदरती बात है इसमें। देखो कौन सा पढ़ा है, सब नीलम लेंगे 12वीं पास था। जिसको वो मेरा मैंडेट छीन कर दिया वो 12वीं था, बल्कि 12वीं फेल ही था। उसको चाहते थे एमए बीएड, उनको नहीं चाहिए था। मतलब पढ़ा लिखा वो बीजेपी वाले पसंद ही नहीं करते। इनमें अनपढ़ जनता है, यही बस नचाते हैं सबका नारा। नहीं, वो सबका साथ, सबका विकास, तो सबका अभ्यास, और फिर बाद में सबका सत्यानाश। बस इनका एक ही नारा है, लास्ट में सबका सत्यानाश। देखो, इनका कहना है कि जैसे सबका साथ सबका विकास, और इनका कहना है कि अंत में सबका सत्यानाश। लेकिन इस पे जानना चाहेंगे, मेरा आपसे प्रश्न था कि आप भाजपा में ज्वाइन हुए थे, आपने भाजपा के लिए काम भी किया था, लेकिन एक कोई कारण जिस वजह से आपने भाजपा का दामन छोड़ दिया और एनसी या कांग्रेस का दामन थामा? सर जी पता क्या है, एक आदमी अगर चलता फिरता होगा ना, उसको ठगाया जाए तो वो चलता है। भाई देखो जी ये चलता फिरता आदमी, दफा करो। एक गेस्टेड अफसर होकर उसको धोखा देना, उसको धोखा नहीं दिया बल्कि पब्लिक को धोखा दिया, जो यहाँ की जनता थी उसको धोखा दिया। तो इस कारण से मैंने उनका दामन छोड़ा, और कुछ नहीं था। क्योंकि ये वो चाहते थे कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है ये, क्योंकि जो भी काम होता था दफ्तर में वहाँ मैंने 2-4 साल इनके साथ काटे थे। कोई भी काम होता था, डीसी ऑफिस होता था, एसएसपी के पास जाना, डीएसपी के पास जाना, मैं खुद एप्लीकेशन लिखकर उसके पास खुद जाता था। वो लोग क्या करते थे, कभी अर्जुनेशन से लिखकर वहाँ रब्ता करते थे, लेकिन मैं वैसा नहीं करने था। उन्होंने सोचा नहीं ये हमको बारह नहीं देगा। देखो, ये जो बातचीत कर रहे थे हम गिरधारी लाल जी से, ये बातचीत 2014 के इलेक्शन की थी। जब 2014 में इलेक्शन हुए थे, इनको मैंडेट दिया गया था। फिर किसी कारणवश, जैसे इन्होंने बताया कि इनसे मैंडेट छीन करके नीलम लेंगे जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं इनका अपनी जगह जो है दुख है, क्योंकि अपने दौर में जब इन्होंने वॉलंटियरली रिटायरमेंट ली थी, तो तब ये एक लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रहे थे। उनसे ये सारी चीज़ें छीन कर, अब इसका कारण क्या था, क्यों छीना गया था? एक साइड से इनसे वहाँ से इस्तीफा लिया गया और दूसरी साइड से इनको टिकट भी नहीं दी गई। इसके पीछे का राज या तो ये बखूबी जान सकते हैं या जान सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो हम आगे की चर्चा करने के लिए इनसे फिर बातचीत करेंगे कि आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, कब जैसे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, कितनी यहाँ की संख्या, और क्या आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके यहाँ समक्ष जनता आपके आसपास खड़ी है? सर जी जनता को भी यही विश्वास देना चाहता हूँ कि थोड़ा
थोड़ा लंबा रास्ता है। गुरमुल से अगर निकलें तो आधा पौना घंटा लगेगा, पहुँच ही आएँगे। सब्र का फल मीठा होता है। दर्शन हो जाएँगे उनके। हमारे जो ये कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके दर्शन करना ज़रूरी चाहते हैं ये लोग, तभी ये तावले हो रहे हैं। ये नहीं जाएँगे, ये जगह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमको कांग्रेस के बगैर और कोई साथ ही नहीं दे सकता है, क्योंकि गाँव के जो भी काम होते हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी करती है, बाकी कोई नहीं करती है। ये बाकी पार्टियाँ जुमलेबाजी हैं। आपको पता है कि 2014 से चला जी कि 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे हम, वो भी दे दी उन्होंने। 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, वो भी दे दिया। गैस, आपको एक गैस की मिसाल दूँगा। 7 भाई हैं घर में, हम गैस भरते हैं 2013 में 300 रुपये सिलेंडर था, 7 दिया 2100। आज 12 सते 84, 21 और 84 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8400 देते हैं हम 7 सिलेंडरों का। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी शायद आएगी और थोड़े करप्शन में कंट्रोल करेगी। बेरोज़गारी, हमारे बच्चे जो हैं बेरोज़गार हैं, ये ओवरेज हो रहे हैं। कोई 40 साल से ऊपर चला गया है, एमए बीएड से इधर कोई कम नहीं, एमएससी हैं, बेकार हैं। अच्छा, मोस्टली यहाँ जो अनपढ़ मजदूर है, वो कोई शिमला है, कोई हिमाचल है, यहाँ रोज़गारी का कोई सुविधा ही नहीं है। ऐसी कोई कांग्रेस पार्टी आज तक, कांग्रेस पार्टी ने लाठी के साथ उन अंग्रेज़ों को भगाया था। महात्मा गांधी, आपने देखा होगा, लाठी के सारे। इन लोगों के पास तो गन है, लेकिन उसने लाठी से अंग्रेज़ों को भगाया था यहाँ से। तब आज़ादी मिली थी हिंदुस्तान। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने सब कुछ किया। जब आज़ाद हुआ था हमारे हिंदुस्तान में क्या था? एक माचिस की तीली नहीं होती थी। आज देखो, आज इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसी बनी बनाई चीज़ों पर आपने कहा कि कांग्रेसों ने, जो कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया था। जो बाकी जो देश की जनता थी, उस समय वो देश की जनता का क्या इसमें सहयोग नहीं था अंग्रेज़ों को भगाने में? बराबर हर जाति का था, लेकिन गांधी जी के साथ चलते थे। गांधी जी अपने साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी जातें हमारे इधर थी, वो चलाती थी। तभी जाकर उनको अंग्रेज़ों को भगाया था। उन्होंने जद्दोजहद की थी, लेकिन एक लाठी के सहारे। लाठी से, उसके हाथ में डंडा होता था और धोती, बदन पर नंगे, धोती के बगैर और वो कुछ नहीं। आज तो ये एक डेढ़ लाख के सूट लगा कर चलते हैं। कुर्सी पर बैठे होते, एक डेढ़ लाख का सूट होता है। जहाज के बगैर चलते ही नहीं है। आज ही देखो, जहाज एक चील में आया, वहाँ बैठा ही नहीं, क्योंकि वहाँ गैदरिंग ही नहीं थी। टापनेल में 20-30 आदमी थे, वहाँ बैठ गया, वहाँ से पता नहीं कहाँ चले गया। इन लोगों की करतूत सब लोगों ने देख लिए। जनता को कितना ठगाएंगे? काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब हमने देख लिया इनका नज़ारे। वो चले गए जब नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी अमीर पार्टी है जो अपनी पूरी कैंपेन जो हेलीकॉप्टर से करती है, और कांग्रेस क्या इतनी कमज़ोर पार्टी है कि जिसके पास एक प्रत्याशी के लिए यहाँ घुमाने के लिए या कोई एक कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं दी गई? कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी तकड़ी पार्टी है, लेकिन वो लोगों के बीच में चलती है। ये ऊपर से चलते हैं, हम नीचे ज़मीन में चलते हैं, क्योंकि लोग जो हैं, गरीब जनता जो है ज़मीन पर रहती है, वो जहाज़ पर ऊपर नहीं रहती है। ये इन लोगों के पास फुले डोले जब 1 लाख का बंदा सूट ही लगाएगा, 1-1.5 लाख का चश्मा लगाएगा, 1 लाख का उसको जेब में पहनना होगा, वो हमारे गरीबों को क्या जानेगा? आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये बदलते ज़माने में ये चीज़ ज़रूरी है? अगर पैदल हम सफ़र करें, पैदल सफ़र जब करते हैं तो हम बड़ी मुश्किल से हम दिन के 2 कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार की टेक्निक है, इस प्रकार की सुविधा है, जहाज़ या हेलीकॉप्टर की सुविधा है, चॉपर है हमारे पास, हम दिन के 10 कार्यक्रम भी कर सकते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं राजनीति में तो प्रभावित हो सकते हैं ना अपनी वोट या कुछ न कुछ लोग। ये सर जी, माफ़ करना आप, ये जो खर्चा हो रहा है, ये तेल पर खर्चा, चापर पर खर्चा, जलसे में लाखों करोड़ों उड़ाना, ये किसका पैसा है? ये पब्लिक का पैसा है। ये पब्लिक के पैसे पर ही ऐश कर रहे हैं, जहाज़ों का सफ़र कर रहे हैं पब्लिक के पैसों पर। हम लोग टैक्स देते हैं। देखो, एक प्रेमी था, अपनी प्रेमिका से प्यार करता था। वो कह रहा था, वो उस लड़की को पूछता है, आप मुझे कितने % प्यार करते हो, मैं तेरे साथ शादी करूँगा? वो कहती है, जी 72% मैं तेरे साथ शादी करती हूँ। कहता है 100% क्यों नहीं? कहता है 28% जो GST देने लगता है।
ठीक है, ठीक। इनका कहना है कि 28% जीएसटी हमें हर चीज़ में देना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ गिरधारी लाल जी, जो अपने दौर में टापनेल हाई सेकेंडरी की इन्होंने बात करी, तो लास्ट जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था तो ये वहाँ लेक्चरर की पोस्ट